शाखा वार्षिक उत्सव को देखने के लिए आए ऐसे सभी जय श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं और मातृशक्ति, आज हमने अपनी शाखा का एक शाखा का वार्षिक उत्सव देखा। वास्तव में शाखा का वार्षिक उत्सव क्या होना चाहिए, एक उसका छोटा सा स्वरूप आज हम सबके सम्मुख उसका प्रदर्शन देखने को मिला। कहते हैं कि जो जब हमारी शाखाएं लगती हैं तब तो पूरा समाज सो रहा होता है, और जब शाखा विकीर्ण हो जाती है तब समाज जागृत होता है। उसे ये पता नहीं पड़ता कि संघ की शाखा में वास्तव में होता क्या है और शाखा में जाने से प्राप्त क्या होता है और मिलता क्या है। आज हमने शाखा वार्षिक उत्सव के माध्यम से जो हमने 4 आसन इन छोटे स्वयंसेवकों ने हम सबके सम्मुख प्रस्तुत किए, ऐसे ही 4 व्यायाम योग, और कहते हैं जो समता एक जो विषय है, वास्तव में समता का विषय ऐसा अनुकरणीय विषय है जिसको सीखना और जिसको करना बहुत कठिन कार्य है। कहते हैं कि समता वही कार्यकर्ता वही स्वयंसेवक कर सकता है जब उसका मन से मन मिला होगा और दिल से दिल मिला होगा, और जब मन से और मन मिल जाता है और दिल से दिल मिल जाता है तभी उसके कदम से कदम मिल सकते हैं और हाथ से हाथ मिल सकते हैं। वास्तव में आज ये अनुकरणीय और एक उत्कृष्ट कहने के लिए आज हमने समता के जो सामूहिक समता के कुछ प्रयोग या सभी स्वयंसेवकों ने जो शाखा में उन्होंने सीखा, हम सबके समस्त उन्होंने प्रस्तुत करने का उन्होंने काम किया। जब 1925 में डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना करी तो संघ की स्थापना करने का उद्देश्य उनका यह नहीं था कि पूरे विश्व में हमारी जय जयकार हो। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जो भारत की एक असंगठित शक्ति है ये अपने आप में संगठित होकर अपने जो मूलभूत उनके कार्य हैं, जो भारतीय सनातन संस्कृति है उसको जानने का वो प्रयास करे और हमारी वास्तव में संस्कृति क्या है उसको वो जाने और उसको वो सीखे। तो इसका माध्यम क्या हो सकता है, तो डॉक्टर हेडगेवार जी ने बड़ा विचार विमर्श करने के बाद, बड़ा चिंतन करने के बाद कुछ कार्यकर्ताओं के साथ एक योजना रचना बनाई और उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा माध्यम हो सकता है जहां सभी लोग एकत्रित होकर एक साथ बैठकर एक साथ विचार कर इस भारत माता को कैसे विश्व गुरु के सिंहासन पर हम ले जा सकते हैं, कैसा इसको विश्व गुरु के सिंहासन पर इसको सुशोभित कर सकते हैं, क्या विचार इसका हो सकता है। इसके लिए उन्होंने चिंतन और विचार और अनुकरणीय विचार करने का उन्होंने प्रयास किया। कहते हैं तो ऐसा माध्यम क्या हो सकता है, तो जब संघ की स्थापना हुई सन 1925 में उसके लमसम 2 से 3 महीने के बाद संघ की पहली शाखा लगी। इस शाखा के माध्यम से जो शाखा में आने वाले स्वयंसेवक हैं, इस शाखा के माध्यम से जो उनका विचार होगा, इस विचार के माध्यम से ये भारत माता को परम वैभव की ओर ले आ सकते हैं। और जैसा भारत पहले था, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एक भारत, एक श्रेष्ठ भारत का मैं सपना देखना चाहता हूं, और उन्होंने कहा था कि अगर मुझे जैसे 100 युवा इस देश को मिल जाए तो मैं जैसा भारत चाहता हूं वैसा भारत मैं बना सकता हूं। उनके आदर्शों पर चलते हुए, उनके विचारों पर चलते हुए डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना करी। एक घटना स्वामी विवेकानंद के जीवन की आती है। कहते हैं इस भारत का नेतृत्व करने के लिए, इस भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस धर्म सम्मेलन में कौन जाएगा। तो इस पर बड़ा विचार और विमर्श होने लगा। जो भारत के बुद्धिजीवी कुछ लोग थे वो रामकृष्ण परमहंस जी के आश्रम में आए, और आश्रम में आने के बाद उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ऐसे ऐसे विश्व का एक धर्म सम्मेलन होने वाला है, उस धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करने के लिए कौन जाना चाहिए, आपसे बस राय लेनी है, आप उसका नाम बताइए। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि अगर भारत का नेतृत्व अगर कोई कर सकता है, भारत का प्रतिनिधित्व अगर कोई कर सकता है तो वह केवल स्वामी विवेकानंद ही कर सकता है। तो स्वामी विवेकानंद को भारत का नेतृत्व प्रतिनिधित्व करने के लिए विश्व गुरु को जो धर्म सम्मेलन था शिकागो के अंदर उसमें भेजा गया। और जैसे ही
शिकागो के धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद पहुंचे तो कहते हैं कि सभी जो मुख्य वक्ता जो जिस देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां पर उपस्थित थे, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी गए थे। तो बताते हैं कि सभी वक्ताओं के पास पर्याप्त समय अपना विषय रखने के लिए, अपने देश का दर्शन कराने के लिए सभी वक्ताओं के पास पर्याप्त समय था। लेकिन स्वामी विवेकानंद के लिए सिर्फ 2 मिनट का समय दिया गया कि आपको इन 2 मिनट के अंदर भारत का दर्शन कराना है और भारत को बताना है कि भारत की संस्कृति क्या है और वास्तव में भारत है क्या। और जब सभी वक्ताओं की बारी अपने अपने देश का व्याख्यान करने के बाद हो गई तो उसके बाद स्वामी विवेकानंद की बारी आई। तो बताते हैं कि जैसे ही स्वामी विवेकानंद ने अपना भाषण शुरू करा, सिर्फ 2 मिनट का उनका भाषण था और इन 2 मिनट की शुरुआत जो उन्होंने कही थी, माय सिस्टर एंड ब्रदर्स, इन 2 शब्दों के कारण जो हजारों की संख्या में जो भरा हुआ सभागार था वो भारत माता की जय जयकारों के साथ गुंजायमान हो उठा और पूरी दुनिया ने जान लिया कि विश्व के मानचित्र पर भारत भी कोई देश स्थित है। बताते हैं कि धर्म सम्मेलन समाप्त होने के बाद स्वामी विवेकानंद की व्यवस्था एक उच्च अधिकारी के यहाँ पर ठहरने की करी गई। अच्छी व्यवस्था उस अधिकारी ने करी कि भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया है, भारत का दर्शन स्वामी विवेकानंद ने कराया है, तो वास्तव में हमारे द्वारा जितनी भी व्यवस्था हो सकती है हम उतना ही व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे और भरपूर प्रयास हम करेंगे। अच्छी व्यवस्था उन्होंने स्वामी विवेकानंद के ठहरने की करी, अच्छे पकवान उनके खाने के लिए बनवाए, अच्छे वस्त्र उनको लाके दिए, उनका जो शयन कक्ष था जहां उन्हें रात्रि विश्राम करना था वहां पे ठहरने की व्यवस्था भी बहुत अच्छे प्रकार से स्वामी विवेकानंद की करी गई। तो बताते हैं कि जैसे ही रात्रि के 12 बजने वाले थे, जिस अधिकारी जी के यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की ठहरने की व्यवस्था करी गई थी तो उनके कानों में किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही रोने की आवाज सुनाई देती है वह व्यक्ति बड़ा व्याकुल हो उठता है कि ऐसा कौन है जो रात्रि के 12 बजे रो रहा है, उससे रहा नहीं गया। तो वह स्वामी विवेकानंद जी के कमरे के पास पहुंचता है तो देखता है कि जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी के कमरे के पास वह अधिकारी पहुंचा, उसने देखा कि स्वामी विवेकानंद जी के कमरे से रोने की आवाज आ रही है। तो उस पर रहा नहीं गया, उसने सोचा, उसके मन में जो प्रश्न चल रहे थे, उसने सोचा कहीं मेरी व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं रह गई, जिसके कारण स्वामी विवेकानंद व्याकुल है और रो रहे हैं। तो उस पर रहा नहीं गया और वह स्वामी विवेकानंद जी के शयन कक्ष में पहुंच जाता है। कहते हैं कि जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी के शयन कक्ष में पहुंचता है और स्वामी विवेकानंद जी से पूछता है कि गुरुजी, कहीं मेरी व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं रही जो इसलिए आप रो रहे हो। उसने बार बार पूछा, आग्रह करा स्वामी विवेकानंद जी से। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि अधिक महाराज, आपकी व्यवस्था में कोई कमी नहीं रही थी, वास्तव में मैं इसलिए रो रहा हूं, आपने मेरे लिए अच्छे पकवान, अच्छे भोजन आपने मुझे खिलाया, आपने अच्छा शयन कक्ष मेरे लिए तैयार किया। मैं तो वास्तव में इसलिए रो रहा हूं कि आज तो मैंने अच्छा भोजन किया और कम से कम भारत की 60 से 65% की आबादी ऐसी है जिसे एक वक्त का भोजन मिल जाए तो मिल गया, अगले वक्त का उसे मिले या नहीं मिले इसे उस भारतवासियों को चिंता नहीं रहती। मैं इसलिए रो रहा हूं कि भारत की कम से कम 60 से 65% की आबादी ऐसी है जो खुले आसमान के नीचे, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी भी प्रकार का मौसम हो, वह खुले आसमान के नीचे ऐसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए मैं भारत की दुर्दशा देखकर, दुर्दशा पर विचार कर दुर्दशा पर चिंतन करके मैं अपना, मेरा जो हृदय है वो अंदर से व्याकुल हो रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूं। स्वामी विवेकानंद की बातें सुनकर वो अधिकारी के आंखों में से भी आंसू आ गए। बताते हैं जैसे ही सुबह हुई, स्वामी विवेकानंद को भारत आना था। भारत आने की पूर्ण तैयारियां स्वामी विवेकानंद की हो रही थी। उनका स्वागत करने के लिए भारत का एक प्रतिनिधि मंडल तैयार किया गया कि भारत का नेतृत्व स्वामी विवेकानंद ने किया है, उनका स्वागत करने के लिए हम लोग जाएंगे। जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी ने अपना पहला कदम इस भारत माता की माटी पे रखा तो सबसे पहले
स्वामी विवेकानंद जी ने इस भारत माता की माटी को अपने मस्तक पे लगाया और उसके बाद कुछ लोग देख रहे थे, कुछ लोगों ने देखा कि जैसे ही स्वामी विवेकानंद ने अपना पूरा शरीर इस भारत माता के ऊपर रखा तो और वो इस भारत माता की माटी में ऐसे लोट-पोट होने लगे जैसे कोई शिशु बच्चा, कोई शिशु बालक अपने आंगन में खेल रहा होता है। तो वो जो स्वामी विवेकानंद की क्रियाकलाप देखकर जो भारत का प्रतिनिधि मंडल उनका स्वागत करने के लिए स्वामी विवेकानंद को लेने के लिए गया था, उनके मन में विचार आने लगा। वो कहने लगे कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वामी विवेकानंद विदेश गए थे, वहां जाकर कहीं पागल हो गए हो, ऐसा तो नहीं कि स्वामी विवेकानंद का संतुलन बिगड़ गया हो, कहीं संतुलन खो गया हो। तो वास्तव में स्वामी विवेकानंद ने जो शब्द कहे थे, उन्होंने कहा कि संतुलन मेरा नहीं बिगड़ा, पागल मैं नहीं हुआ, पागल तो आप लोग हुए हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं विदेश गया था और विदेश के जाने के बाद, विदेश में रहने के बाद कहीं उसकी गंदगी, कहीं उसकी आवो हवा मेरे अंदर तो समाहित नहीं हो गई। इस आवो हवा को दूर करने का प्रयास इस भारत माता की माटी में मैं लोट-पोट होने का मैं प्रयास कर रहा हूं, ताकि ये भारत माता, इस भारत माता की माटी मेरे अंदर की आवो हवा को अपने अंदर समाहित कर ले और मुझे पुनः फिर से स्वामी विवेकानंद की तरह एक उपहार स्वरूप देने का वो प्रयास करे। ऐसे थे स्वामी पूज्य विवेकानंद। इतना गहन चिंतन था उनका इस मातृभूमि के लिए, इस भारत माता के लिए। इतना गहन चिंतन था इस भारत की स्थिति के लिए, इतना गहन चिंतन था भारत के अंदर निवास करने वाले भारतीयों के लिए। इतना गहन चिंतन था स्वामी विवेकानंद की कि आने वाली पीढ़ी ये भारत का नेतृत्व करेगी, इनके कंधों पर भारत का बोझ आने वाला है। अगर ये पीढ़ी गलत रास्ते पर चली गई तो भारत की स्थिति भी गलत रास्ते पर जा सकती है। इसलिए इस पीढ़ी को किसी प्रकार से नई दिशा, नई डायरेक्शन किस प्रकार दे सकता हूं मैं, उसका उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने भरपूर प्रयास किया और प्रयास के साथ साथ उसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। कभी कभी मन में विचार आता है कि डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ तो शुरू किया और संघ तो शुरू होने के कारण जो उनका उद्देश्य था, जिस उद्देश्य को लेकर